भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, धारदार और बर्फीली 29,000 फीट की आसमान छूती ऊंचाई के अपमान की तैयारी। हिमालय को नहीं बख्शेगा चीन। चीन ने श्रीलंका को बहलाया, मालदीव को बहकाया, पाकिस्तान को ललचाया और अब नेपाल को भी भरमाया। अंतरिक्ष से जासूसी, समुद्र में मनमानी और अब धरती पर भी बर्बादी। अब हिमालय के बहाने भारत पर निशाना। देखिए चौंकाने वाली खबर, हिमालय में चीन की सुरंग। हम देश को आगाह कर देना चाहते हैं क्योंकि भारत के खिलाफ चीन एक नया चक्रव्यूह रच रहा है और यह छोटा चक्रव्यूह नहीं है, बड़ा पैसा इसमें लग रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हमारे हिमालय को हिलाने की तैयारी में है चीन। हिमालय के ठीक नीचे चीन एक सुरंग बनाने जा रहा है और इस पे वो खर्च कर रहा है 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। जी हां, 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। यह सुरंग चीन के तिब्बत को सीधे नेपाल के काठमांडू से जोड़ सकती है। हिमालय पर्वत तकरीबन 2,500 किलोमीटर में आप जानते हैं फैला हुआ है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटियां शामिल हैं। चीन हिमालय के नीचे से इस सुरंग के अंदर ट्रेन चलाएगा और इसी बहाने भारत को मुंह चढ़ाएगा। अगर यह सुरंग बन गई तो वहां से गुजरने वाली ट्रेन भारत के लिए खतरे की सीटी बजाएगी। हिमालय, गौर से देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का ये वीडियो देखकर ठंडक का एहसास होगा, पवित्रता का एहसास होगा, सफेदी का एहसास होगा। जरा सोचिए, भारत को साधने के लिए चीन ने गर्व से आसमान को छूते इस पर्वत को भी हिलाने की तैयारी कर ली है। चीन नेपाल तक रेल दौड़ाने के लिए हिमालय में सुरंग खोदने वाला है। भारत को मुंह चिढ़ाने के लिए चीन हिमालय को हिलाने वाला है। हिमालय में सुरंग, वो हिमालय जिसका अर्थ है हिम का आलय, यानी हिम का निवास, बर्फ का घर। वो हिमालय जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है। उस हिमालय को हिलाने का दुस्साहस आखिर क्यों कर रहा है चीन? भारत के लिए चिंता की असली वजह है चीन। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो हिमालय के नीचे सुरंग बना रहा है, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि वो इस सुरंग के जरिए नेपाल तक रेल दौड़ाने वाला है। असली वजह है नेपाल को लुभाना और ये भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खबर यह भी है कि चीन 2020 तक ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता है। हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट से भी ज्यादा है। 29,000 फीट, जिसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ते, जिसकी चोटी की बर्फ कभी नहीं पिघलती। उस हिमालय में सुरंग बनाने की जरूरत आखिर चीन को क्यों आई? बताया जा रहा है कि चीन जिस रेल पटरी को हिमालय के नीचे से गुजारने वाला है, वो रेल पटरी दुनिया की सबसे ऊंची रेल पटरी कही जाएगी और ये चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत को सीधे नेपाल से जोड़ेगी। पिछले साल दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री ने बाकायदा नेपाल की यात्रा की थी और इस रेल लाइन के ब्लूप्रिंट पर बातचीत की थी। चाइना ने तिब्बत के अंदर 50,000 से ज्यादा किलोमीटर एक्सप्रेसवेज बना दिए, बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे लाइन बना दी है, अनेकों डैम बना रहा है, सतलुज के ऊपर डैम बना रहा है, इंडस के ऊपर डैम बना रहा है। आपके जो गंगा जी का पानी आता है, 3 नदियां हैं, अशोक, केराली और कोसी, जिनका 90% पानी गंगा जी का तिब्बत से आता है। उन तीनों के ऊपर डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना चुका है, 5 और बना रहा है और सैटेलाइट्स जाहिर करते हैं कि वास्तव में 9 बना रहा है। बताया जा रहा है कि हिमालय के नीचे सुरंग खोदकर चीन तिब्बत की राजधानी लहासा को सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस रेल लाइन की लंबाई करीब 540 किलोमीटर की होगी। चीन ने पहले से ही क्विनगई और तिब्बत के बीच रेल लाइन बना रखी है। नेपाल की रेल लाइन इसी से जुड़ेगी। चीन की सरकारी इंजीनियरिंग एकेडमी का आकलन है कि हिमालय में सुरंग खोदकर रेल लाइन बनाने में करीब 13 अरब डॉलर का खर्च आएगा। बेहद बड़े प्रोजेक्ट्स के पुराने अनुभव कहते हैं कि तिब्बत में ये प्रोजेक्ट बेहद मुश्किल होगा। हिमालय में ऐसी सुरंग के लिए हर किलोमीटर खुदाई पर करीब 1 अरब रुपए का खर्च आएगा। शायद ये खर्च कम ही हो। इतने दाम देने के बाद भी
ज्यादातर कंपनियां इस सुरंग को बनाने से हिचकिचा रही हैं। बताया जा रहा है कि हिमालय में सुरंग बनाकर नेपाल तक रेल ले जाने का ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। दरअसल इसकी वजह बताई जा रही है चीन इसके लिए आने वाले जबरदस्त खर्चे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट सामने आया ही क्यों था? क्या इसके पीछे कोई और साजिश थी? बताया जा रहा है कि चीन ने हिमालय के नीचे सुरंग बनाने के बीहड़ काम को पूरा करने के लिए स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों के नीचे 35 मील लंबी गॉटहार्ड टनल बनाने वालों से राय मांगी है। ये सुरंग 2013 में पूरी कर ली गई थी और 2016 से उसमें से होकर यूरो रेल गुजरना शुरू कर देगी। लेकिन हिमालय के नीचे सुरंग बनाना उतना आसान नहीं है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिन्हुआ के मुताबिक हिमालय में सुरंग बनाने पर विचार जरूर किया जा रहा था, लेकिन खबर पहले ही लीक हो गई। बताया जा रहा है कि चीन में रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पैसे की कमी के चलते कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। वैसे भी हिमालय में इतनी ऊंचाई जहां पर इंसान का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर भी लगातार गिरता रहता है, उस हिमालय के नीचे सुरंग खोदना बेहद बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी तिब्बत तक रेल पहुंचाने के चक्कर में इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे चीन के 100 मजदूर अलग अलग हादसों में मर चुके हैं। लेकिन चीन की विदेश नीति बनाने वालों का दबाव लगातार जारी है। भारत को घेरने के लिए हिमालय के नीचे की सुरंग जरूरी है। इसी नीति के तहत चीन नेपाल के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसियों से भी रिश्ते सुधार रहा है। चीन ने अपने इलाके काशगर से सीधे इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी तक 20 सालों की कड़ी मेहनत से काराकोरम हाईवे तक बना डाला है। 1200 किलोमीटर लंबा ये हाईवे बेहद दुर्गम इलाके से गुजरता है और चीन को सीधे पाकिस्तान से जोड़ता है। इस हाईवे को चीन और पाकिस्तान के मजबूत होते रिश्तों की बुनियाद माना जाता है। इतना ही नहीं, चीन ने श्रीलंका और मालदीव पर भी डोरे डालना शुरू कर दिया है। सो सावधान इंडिया, हिमालय को लांघने की चीन की इस कोशिश से अलर्ट रहना होगा। चीन सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए भारत को उसके पड़ोसियों की शह पर घेरने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अभी हमने चीन की बात की, अब खबर हिंदुस्तान के दूसरे पड़ोसी की। वो पड़ोसी जो हर वक्त कश्मीर का रोना रोता है, हर वक्त इस फिराक में रहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमदर्दी मिले, समर्थन मिले, पैसा मिले, नया गॉडफादर मिले। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को आज भरी महफिल में खासी जिल्लत झेलनी पड़ी। ये महफिल लगी थी अमेरिका में, जहां शरीफ अपनी छवि बदलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छवि आज बनी कम, बिगड़ ज्यादा गई। इसीलिए हम कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा शरीफ। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। क्या शरीफ नाम सिर्फ नाम के लिए है? आखिर ईमान में शराफत कब दिखेगी? अमेरिका ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कुछ ऐसा ही सवाल पूछा होगा तो मुमकिन है वो बगले झांकने लगे होंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में फजीहत होने, जिल्लत झेलने के बाद भी शरीफ ने अमेरिका में आतंकवादी संगठनों की सरपरस्ती के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में रहने वाले भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद और उसके आतंकी संगठन जमात-उद-दावा कई बार बेगुनाहों के खून में डुबकी लगा चुके हैं। सारे सबूत दुनिया के सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उन्हें बैन नहीं किया। इतना ही नहीं, अमेरिका के तगड़े दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने आज तक अफगानिस्तान में आतंक का दूसरा नाम बने हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदी भी नहीं लगाई। This is the first time that Lashkar-e-Toiba and the Haqqani network have been specifically mentioned in a US-Pakistan joint statement. It is Pakistan which has chosen to use terrorism as an instrument of state policy. We hope that this visit conveys a clear message to Pakistan that the international community is deeply concerned about its support to and sponsorship of terrorism. नवाज शरीफ इन दोनों ही मुद्दों पर अमेरिका में जमकर घिरे। हक्कानी नेटवर्क का नाम तो पाकिस्तान और अमेरिका के साझा बयान में किसी तरह आ गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार भी पूरी बेशर्मी से अमेरिका से यही कहा कि हाफिज सईद और उसके जमात-उद-दावा का आतंकवाद से कोई सीधा रिश्ता साबित नहीं होता। बेचारे नवाज शरीफ की हालत उस इंसान की तरह हो गई है जिससे कहा गया है ऊंची रस्सी पर चले,
लेकिन गिरना भी नहीं है। आईएसआई नवाज शरीफ को चैन की सांस नहीं लेने देती, तो दूसरी तरफ इस देश के कट्टरपंथी भी उन्हें चैन से नहीं बैठने देते हैं। नवाज शरीफ की हालत एक कठपुतली की तरह हो गई है और इस बार अमेरिका दौरे के दौरान इस कठपुतली के निशाने पर हिंदुस्तान रहा। I have made sincere efforts to improve relations with India. I was one of the first to congratulate Prime Minister Modi on his electoral victory in May 2014. I accepted his invitation to attend his swearing-in ceremony. However, the positive momentum generated by that meeting was halted when New Delhi cancelled the Foreign Secretary level talks on a flimsy excuse. क्या मासूमियत है शरीफ साहब? भारत सीज फायर तोड़ रहा होता तो भारतीयों का खून यूं सरहद पर ना बहता, क्योंकि आपके भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर भारत में जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से करीब 50 मोर्टार गोले दागे गए। एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई, 2 जख्मी हुए। सरहद पर कंटीली तार की मरम्मत का काम चल रहा था। इलाके के 10 गांव और बीएसएफ की 9 पोस्ट को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने 82 mm के मोर्टार गोले जब घरों पर गिरे तो तबाही मच गई। डीजी लेवल मीटिंग होने के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का वायलेशन किया गया है। सांबा सेक्टर में हम लोग हैं, यहाँ पर इस गांव के भीतर काफ़ी शेल यहाँ पर आके गिरे हैं। 82 मोर्टार शेल जो पाकिस्तान की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने हुए हैं, वो शेल यहाँ पर आके गिरे हैं। आप देख सकते हैं गाँव के भीतर ये एक मैटाडोर खड़ी थी, इस मैटाडोर के ऊपर आके एक शेल गिरा है और इस मैटाडोर की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। कोई 11 बजे का टाइम था तो इधर से एक फायर आया और ऊपर गिरा और आग लगी थी। नीचे मैंने पानी फेंका तो बंद हो गया। पूरे दरवाजे जो हिल रहे थे, बच्चे डर के मारे रो रहे थे। कुछ गांव के जो रिश्तेदार आए थे वो डर के मारे बोल रहे थे कि हमें अभी गांव से बाहर निकालो। इधर सरहद पार से फायरिंग में हिंदुस्तानी मर रहे हैं, उधर अमेरिका में शरीफ साहब भारत से बातचीत की रट लगाए रहे और तो और आतंकवाद के खिलाफ शांति दूत का चोला ओढ़ने की कोशिश में भी दिखे। There is no alternative for the two countries but to resume a comprehensive dialogue to resolve all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir. लेकिन झूठ का ये चोला पाकिस्तान के एक सताए हुए शख्स की चीख ने फाड़ कर रख दिया। न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ एक रैली को संबोधित कर रहे थे और पाकिस्तान का सताया हुआ ये शख्स चीख चीख कर कह रहा था कि नवाज शरीफ तुम लादेन के दोस्त हो, बलूचिस्तान को आजाद करो। नवाज शरीफ को यहाँ खासी जिल्लत झेलनी पड़ी। ये बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये कई सालों से इसको दबाने की कोशिश में है। कई प्रकार के अत्याचार हुए हैं वहाँ पे। हम आज भी अमन की बात करते हैं और वो आतंकवाद के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो अमन और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, ये बात सच है। देखिए, इस प्रकार के आश्वासन तो पहले भी मिले हैं। टेररिज्म को रोका जाएगा, लश्कर तोयबा पे कार्रवाई होगी, हाफिज सईद पे कार्रवाई होगी, दाऊद इब्राहिम पे कार्रवाई होगी, लेकिन होता तो कुछ नहीं, इसलिए कि नवाज शरीफ जी के हाथ में कुछ नहीं है। आतंकी फैक्ट्री और उस पर परमाणु शक्ति, ये वही पाकिस्तान है जिसकी परमाणु ताकत हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक भारत से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त परमाणु हथियारों की तादाद के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। उसके पास 130 तक परमाणु बम बताए जाते हैं, जबकि भारत परमाणु हथियारों की तादाद में 6ठे स्थान पर है। भारत के पास 110 तक परमाणु बम बताए जाते हैं, लेकिन ताकत बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख लगातार खोदा जा रहा है। बलूचिस्तान का भूत अमेरिका में देखकर नवाज शरीफ जैसे सनाका खा गए। शायद उन्हें उम्मीद न थी कि अमेरिका में कोई अपना ही यूं कलाई खोल कर रख देगा। बची खुची कसर व्हाइट हाउस से जारी एक बयान ने पूरी कर दी। पाकिस्तान को ठेंगा दिखाने के बाद अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी की शान में एक बयान जारी किया। मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। अमेरिका और भारत साथ काम कर रहे हैं और ये रिश्ता काफी करीबी है। खासतौर पर आर्थिक मुद्दों पर दोनों की मजबूत साझेदारी है और इस साझेदारी के लिए खुद राष्ट्रपति ओबामा ने काफी मेहनत भी की है। ओबामा ने व्हाइट हाउस की अपनी टीम ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी सरकार से कहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से न जाने दे।
जाहिर है पाकिस्तान एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खा रहा है। अब अमेरिका ने भी हाथ झटक दिए हैं। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की पूरी स्क्वाड्रन देने का वादा अमेरिका ने तोड़ दिया है। अब वो सिर्फ 6 से 8 विमान ही दे रहा है। साफ है, अब अमेरिका ने अगर साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान का माई बाप कोई नहीं। नवाज शरीफ से न देश संभल रहा है न देश की छवि। साफ है, नवाज शरीफ के लिए यही कहना दुरुस्त होगा, तुमसे न हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक तरफ नवाज शरीफ दुनिया भर में घूम घूम कर भारत की निंदा कर रहे हैं, वहीं उनके गुलाम कश्मीर में इंसानियत दम तोड़ रही है। कश्मीर के जिस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वहां लोगों पर पाकिस्तान फौज की दरिंदगी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वहां कैसे बनाया गया ब्लैक डे? शरीफ साहब, देखिए आपकी हुकूमत के खिलाफ मना ये ब्लैक डे गुलाम कश्मीर में। गुलाम कश्मीर में पाक फौज का दमन थमने का नाम नहीं ले रहा और मासूम कश्मीरी बगावत की आग में झुलस रहे हैं। 22 अक्टूबर को गुलाम कश्मीर के हजीरा, रावलाकोट, मीरपुर और कोटली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ और कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ काला दिवस मनाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ढेरों नेता इन दिनों फौज के डर से अंडरग्राउंड हैं। मुजफ्फराबाद के प्रेस क्लब में हुए एक सेमिनार में कश्मीरियों ने पाक फौज की पोल खोलकर रख दी। इस तरह के वाक़यात ये इस फौज की बुज़दिली की, इस फौज की बेहरती की वाक़ई मिसाल है। जब आप रियासत के अंदर दर्जनों एजेंसियां भी जाकर बैठी हुई हैं, आप इतना जुल्म न करें कि कल वो मजबूर होकर किसी दूसरी तरफ देखना शुरू कर दें। जब वो किसी दूसरी तरफ देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए रहने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। सुना आपने, ये है गुलाम कश्मीर की पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट और पाकिस्तानी सरकार और उनकी फौज के खिलाफ गुस्सा। आज वहाँ जैसे हालात हैं उसे लेकर भारत में चिंता जताई जा रही है। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है। जानकारों के मुताबिक अब वहाँ के लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान POK की ओर खींचना चाहते हैं, जो अब तक नहीं हुआ, और वहाँ लगातार लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। पाकिस्तान आज अमेरिका जाकर रोना धोना कर रहा है। अच्छी बात है कि दुनिया में कोई इस रोना धोना का महत्व नहीं दे रहे हैं, पर ये सारे घटनाओं से दुनिया को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ये दोगलापन है, ये बहुत बड़ा विडंबना है कि जहां तक पाकिस्तान इस प्रांत को आज़ाद कश्मीर कहता है, ये आज़ाद नहीं है, गुलाम है, और इस गुलामी के खिलाफ ये अपने आवाज़ उठा रहे हैं। IBN 7 ने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह वहां के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के जवान कहर बरपाते हैं। निर्दोष लोगों को सड़कों पर घसीटा जाता है, उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है, सरेआम उन्हें मौत के घाट उतारकर सजा दी जाती है। ये सब इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद IBN 7 के साथ जरूर एक बार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ऐसे साधारण लोग जो कमाल की चीजें बना रहे हैं। जी हां, ब्रेक के बाद शाबाश इंडिया।